नमस्कार दोस्तों। भारत के दक्षिण में बसा एक छोटा सा द्वीपीय देश है श्रीलंका, जिसे खासकर उसकी नेचुरल ब्यूटी, टूरिज्म डेस्टिनेशन, चाय की खेती और चाय के खूबसूरत बागानों के लिए जाना जाता है। कभी सोने की लंका के नाम से जाने जाने वाला श्रीलंका आज दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। जनता सड़कों पर है और उसके गुस्से को काबू करने के लिए सरकार ने सेना को कुछ भी करने की खुली छूट दे दी है। भारत के इस पड़ोसी देश में गहरा आर्थिक संकट इस कदर खतरनाक रूप ले चुका है कि सत्ता में बैठे लोग अब देश छोड़कर भाग गए हैं। गो गोटा गो के नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारी देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके पश्चात रनिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों को गोटाबाया राजपक्षे के पक्ष वाले प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाना भी रास नहीं आ रहा है। देश में आपातकाल लगाया गया है। गोटाबाया के भागने के बाद विरोध प्रदर्शनों के दौर और तेज हो गए हैं। आइए यहाँ जानते हैं कि श्रीलंका कैसे बद से बदहाल स्थिति में पहुंच गया। आखिर क्या कारण रहे कि एक खुशहाल समृद्ध देश को आज इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से क्यों आया यह आर्थिक संकट। इटली के एक खोजकर्ता थे मार्को पोलो। उन्होंने एक समय श्रीलंका के लिए कहा था कि यह दुनिया में अपने आकार का सबसे अच्छा द्वीप है, और उनकी यह बात काफी हद तक सही भी दिखाई देती है। जिस तरह श्रीलंका ने अपने देश में पर्यटन को विकसित किया, वो एक सराहनीय प्रयास है और कई दूसरे टूरिज्म फ्रेंडली देशों के लिए एक मिसाल भी है। वक्त के साथ देश का पर्यटन क्षेत्र श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया। इसने रोजगार देने के अलावा विदेशी मुद्रा आय के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से लगातार सरकार के लिए राजस्व की आपूर्ति सुनिश्चित की। आइए इसे कुछ आंकड़ों से जानते हैं। श्रीलंका का जो पर्यटन क्षेत्र है, टूरिज्म इंडस्ट्री, वो देश के जीडीपी का लगभग 12% है और देश में यह विदेशी मुद्रा भंडार का तीसरा सबसे बड़ा जरिया भी है। तो इससे आपको यह समझ आ गया होगा कि टूरिज्म सेक्टर इस देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस देश की बैकबोन कहे जाने वाला पर्यटन क्षेत्र आज अपनी सबसे बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। इसका मेन रीजन माना जाता है 2019 में हुए ईस्टर बम धमाकों को। यह एक तरीके से खतरनाक बम धमाकों की एक चेन थी जिसने श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र की नींव को हिलाकर रख दिया। इसकी वजह से पर्यटक काफी डर चुके थे और धीरे धीरे पर्यटकों ने श्रीलंका को बायकॉट करना शुरू कर दिया। इसके बाद देश में कोरोना महामारी की दोहरी मार पड़ी और रही सही जो कसर थी श्रीलंका में मौजूद आर्थिक संकट के बीच रूस यूक्रेन के युद्ध ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से यहाँ के पर्यटन उद्योग को दोबारा से पटरी पर लाना बेहद चुनौती भरा हो गया। हालांकि सरकार इसके लिए कोरोना महामारी को ही जवाबदेह ठहराती रही है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है गोटाबाया राजपक्षे के खराब इकोनॉमिक मैनेजमेंट का। कई विशेषज्ञ राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खराब आर्थिक कुप्रबंधन को देश के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। 2009 में अपने गृह युद्ध के अंत में श्रीलंका ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश करने की बजाय अपने घरेलू बाजार में सामान उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करने को चुना। इसका नतीजा यह हुआ कि अन्य देशों में निर्यात से इसकी आय कम रही, जबकि आयात का बिल लगातार बढ़ता रहा। श्रीलंका अब हर साल निर्यात की तुलना में $3 बिलियन अधिक आयात करने लगा और यही वजह थी कि उसके पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गई। साल 2019 के अंत में श्रीलंका के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार $7.6 बिलियन था, वो गिरकर लगभग $2.50 बिलियन या $250 मिलियन रह गया। राष्ट्रपति राजपक्षे की 2019 में शुरू की गई बड़ी कर कटौती के लिए भी आलोचना की गई। इसकी वजह से प्रति वर्ष $1.4 बिलियन से अधिक की सरकारी आय को नुकसान हुआ। इसकी वजह से 2021 की शुरुआत में श्रीलंका की विदेशी मुद्रा की कमी उनके लिए एक गंभीर समस्या बन गई और इस समस्या के निकलने के लिए सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने उसे लिमिटेड करने की कोशिश की और किसानों को अचानक यह फरमान सुना दिया कि अब किसान इन फर्टिलाइजर्स की बजाय लोकल जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे।
इसका नतीजा यह निकला कि बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हो गई। इस वजह से श्रीलंका को अब विदेशों से अपने खाद्य भंडार की पूर्ति करनी पड़ी और इस वजह से उसकी विदेशी मुद्रा की हालत और भी बदतर स्थिति में पहुंच गई। मतलब कि जो देश एक समय चावल खुद इतना उत्पादित कर लेता था कि अपने देश में पूर्ति के बाद भी बच जाता था, उसकी ये नौबत आ जाती है कि उसको चावल तक को आयात करना पड़ता है। अपने देश को जैविक खेती की ओर बढ़ाना कोई गलत कदम नहीं था, लेकिन उस कदम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका श्रीलंका सरकार ने गलत चुना। हम इसे भारत के सिक्किम राज्य से समझते हैं। सिक्किम आज भारत का पहला जैविक कृषि वाला राज्य है। तो क्या सिक्किम में भी जैविक खेती रातों रात शुरू कर दी गई थी? तो इसका जवाब होगा नहीं। आइए अब हम यह जानते हैं कि श्रीलंकाई संकट भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है। भारत पर इसके क्या प्रभाव है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट में श्रीलंका का जो हिस्सा है वो फाइनेंशियल ईयर 2015 में 2.16% था, जो आज घटकर फाइनेंशियल ईयर 2022 में केवल 1.3% रह गया है। टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स जैसी ऑटोमोटिव फर्मों ने श्रीलंका को वाहन किट का निर्यात करना बंद कर दिया है और देश के अस्थिर विदेशी मुद्रा भंडार एवं ईंधन कमी को देखते हुए इन दोनों कंपनियों ने अपनी श्रीलंका असेंबली इकाइयों में उत्पादन को अब रोक दिया है। इसके अलावा भारत को शरणार्थी संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। यह शरणार्थी संकट भारत के लिए कोई नया नहीं है। जब भी श्रीलंका में कोई राजनीतिक या सामाजिक संकट आया है तो भारत को पाक जलडमरू मध्य और मुन्नार की खाड़ी के रास्ते से जातीय तमिल समुदाय के शरणार्थियों की एक बड़ी आमद का सामना करना पड़ा है। भारत के लिए तमिल शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या को संभालना आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से अत्यंत जटिल हो सकता है। इसलिए इस संकट से निपटने के लिए एक सुदृढ़ नीति की जरूरत है। तमिलनाडु राज्य ने संकट के प्रभाव का अनुभव करना शुरू भी कर दिया है, जहां श्रीलंका से अवैध तरीके से 16 व्यक्तियों का आगमन दर्ज हुआ है। श्रीलंका के इस क्राइसिस ने भारत को भी कुछ अवसर प्रदान किए हैं। चाय और कपड़ों से रिलेटेड लाभ भारत को अब मिलने लगे हैं। आइए जानते हैं भारत को आखिर किस तरह श्रीलंका का ये क्राइसिस एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। वैश्विक चाय बाजार में श्रीलंकाई चाय आपूर्ति के अचानक अवरुद्ध होने के बीच भारत इस आपूर्ति अंतराल को भरने के लिए काफी इच्छुक है। इस चाय की वजह से भारत जो है ईरान, तुर्की और इराक जैसे नए बाजारों में अपनी प्रेजेंस को और मजबूत कर सकता है। इसका असर भारतीय चाय व्यापार पर देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि ईरान, तुर्की और इराक जैसे रूस के बड़े श्रीलंकन चाय के इंपोर्टर ऐसा सुनने में आया है कि वे असम और कोलकाता के चाय बागानों की तलाश में भारत आ रहे हैं। इसकी वजह से अभी हाल ही में कोलकाता में हुई नीलामियों में पारंपरिक रूप से उत्पादित चाय पत्तियां जो ऑर्थोडॉक्स लीफ कहलाती हैं, उनके औसत मूल्य में पिछले साल की बिक्री की तुलना में 41% तक की वृद्धि देखी गई है। यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिकी देशों के कई परिधानों के ऑर्डर अब भारत को भेजे जा रहे हैं। ऐसे और भी कई ऑर्डर नॉर्थ इंडिया के तमिलनाडु में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र है तिरुपुर, उसमें स्थित कंपनियों को मिले हैं। आइए अब जानते हैं कि अभी वर्तमान में श्रीलंका की परिस्थितियां कैसी हैं, किस देश का कितना ऋण है, कौन मदद करने के लिए आगे आ रहा है और किसकी तरफ से कितनी मदद की पेशकश की गई है। भले ही राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया हो और प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया हो, लेकिन देश के पास अभी भी आर्थिक संकट से निपटने का कोई ठोस प्लान नहीं है। विक्रमसिंघे ने देश की स्थिति को स्थिर करने की कोशिश में देश के पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लगा दिया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी देश को ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर बाहर निकलना है तो उस देश में वर्किंग और फंक्शनल सरकार की जरूरत होती है, लेकिन जिस तरीके के हालात श्रीलंका में हैं, ऐसा होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आज श्रीलंका पर $51 बिलियन से अधिक ऋण बकाया है, जिसमें से $6.5 बिलियन तो केवल चीन का ही है और चीन ने तो मौके का फायदा उठाते हुए अपने जो बकाया उधार था उसे मांगना भी शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं श्रीलंका पर किस देश का कितना कर्ज है। भारत 2%, वर्ल्ड बैंक का 9% कर्ज, जापान 10%,
एशियन डेवलपमेंट बैंक का 13%, चाइना का 10%, अदर देशों का या संगठनों का 9%, और बाजार का टोटल ऋण श्रीलंका पर 47% से अधिक है। G7 देशों के समूह कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन अमेरिका ने कहा था कि वह ऋण चुकौती को कम करने के लिए श्रीलंका की जो कोशिशें हैं उनका समर्थन करता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो विश्व बैंक श्रीलंका को $600 मिलियन उधार देने के लिए तैयार है और भारत ने भी $1.9 बिलियन की पेशकश की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक संभावित $3 बिलियन ऋण पर चर्चा कर रहा है, लेकिन ओवरऑल यह बात सामने निकल कर आती है कि इन सब का फायदा उठाने के लिए श्रीलंका में एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना जरूरी है। इसलिए जब तक कोई नया शासन प्रशासन नहीं हो जाता तब तक इस देश को मिलने वाली किसी भी मदद में देरी हो सकती है। तो अंत में जाते जाते हम यही कह सकते हैं कि श्रीलंका में हालत ठीक नहीं है और सरकार के द्वारा इन परिस्थितियों को सामान्य करने के बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार को सबसे पहले अपने देश में आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य सामग्री, ईंधन, जेनरिक दवाइयों की पूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे विदेशी व्यापार पर उनकी निर्भरता को कम किया जा सके। और यदि सरकार ऐसा करने में सफल होती है तो विदेशी मुद्रा में आई कमी सरकार उबार सकती है। धन्यवाद। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।